नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। भारत ने अपनी आर्कटिक नीति जारी की। संसदीय समिति की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग निष्क्रिय हो चुका है। एक अध्ययन में पाया गया प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने वायु प्रदूषण से होने वाली मौत के मामलों में 13% की कमी की। पंचायती राज मंत्रालय की आपदा प्रबंधन योजना जारी की गई। केरल हाईकोर्ट ने कहा फिल्म उद्योग को भी कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 को लागू करना चाहिए। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। भारत ने अपनी आर्कटिक नीति जारी की है। भारत की आर्कटिक नीति का शीर्षक है भारत और आर्कटिक सतत विकास के लिए साझेदारी का निर्माण। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने आर्कटिक नीति जारी की है। इस नीति का उद्देश्य संसाधन संपन्न और तेजी से बदलते आर्कटिक क्षेत्र के साथ भारत के सहयोग को बढ़ाना है। इस नीति के 6 स्तंभ हैं। पहले स्तंभ के तहत भारत के वैज्ञानिक अनुसंधान और सहयोग को मजबूत किया जाएगा। हिमाद्री में मौजूद अनुसंधान केंद्र को मजबूत बनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्कटिक क्षेत्र की प्राथमिकताओं के अनुरूप अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जाएगा। जियो इंजीनियरिंग, कोल्ड बायोलॉजी और माइक्रोबियल डाइवर्सिटी जैसे विषयों में मौजूदा विशेषज्ञता को दिशा देना और उनका इस्तेमाल करना इसमें शामिल है। दूसरा स्तंभ है जलवायु और पर्यावरण संरक्षण। इसके तहत मौसम और जलवायु संबंधी पूर्वानुमानों में मदद करने तथा अर्थ सिस्टम का मॉडलिंग को बेहतर बनाने के लिए भागीदारों के साथ जुड़ना है। इसके अलावा आर्कटिक क्षेत्र में पर्यावरण संबंधी प्रबंधन में योगदान करना और आर्कटिक मीथेन उत्सर्जन से निपटने के लिए पर्यावरण संबंधी प्रबंधन में योगदान देना है। तीसरा स्तंभ है आर्थिक और मानव विकास। इसके तहत प्राकृतिक संसाधनों और खनिजों के अन्वेषण के अवसरों की तलाश करना और आर्कटिक क्षेत्र के बुनियादी ढांचे में निवेश के अवसरों की पहचान करना शामिल है। चौथा स्तंभ है परिवहन और कनेक्टिविटी। इसके तहत प्रासंगिक विशेषज्ञता रखने वाले भागीदारों के साथ पोत निर्माण के क्षेत्र में सहयोग करना और आर्कटिक क्षेत्र से आवागमन में लगे पोतों के लिए चालक दल के रूप में भारतीय नाविकों के लिए अवसरों को बढ़ावा देना शामिल है। पांचवा स्तंभ है गवर्नेंस और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। आर्कटिक क्षेत्र की जटिल गवर्नेंस व्यवस्था के संबंध में समझ को बेहतर करना और आर्कटिक से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय संधि फ्रेमवर्क में सक्रिय रूप से भाग लेना। वहीं छठे स्तंभ के तहत राष्ट्रीय क्षमता निर्माण करना शामिल है। इसमें संस्थागत और मानव संसाधन क्षमता को मजबूत बनाना और आइस क्लास स्टैंडर्ड वाले पोतों के निर्माण में स्वदेशी क्षमता का निर्माण करना शामिल है। और आइए अब आपको बताते हैं आर्कटिक के महत्व के बारे में। आर्कटिक क्षेत्र में जो बदलाव हो रहा है वो विशेष रूप से आर्कटिक की बर्फ के पिघलने की वजह से हो रहा है। ये राष्ट्रीय विकास के लिए अत्यधिक विघटनकारी साबित हो सकता है। ध्रुवीय क्षेत्र से जुड़े अध्ययन और हिमालयी क्षेत्र के बीच समन्वय आवश्यक है और इसीलिए भारत द्वारा जारी की गई आर्कटिक नीति का काफी महत्व है। आर्कटिक क्षेत्र में हिम के पिघलने से ऊर्जा संसाधनों की खोज, खनन, पोत परिवहन आदि जैसे अवसरों के नए द्वार खुलेंगे। आपको बता दें कि आर्कटिक परिषद के 13 पर्यवेक्षक देशों में भारत भी शामिल है। भारत के आर्कटिक अनुसंधान के इतिहास की बात करें तो वर्ष 1920 में पेरिस में स्वालबर्ड संधि पर हस्ताक्षर किए गए। वर्ष 2007 में आर्कटिक के लिए पहला वैज्ञानिक अभियान भेजा गया। वर्ष 2008 में स्वालबर्ड के न्यू एल्सुंड में हिमाद्री नामक रिसर्च स्टेशन की स्थापना की गई और वर्ष 2014 में कोंग्सव जॉर्डन में मल्टी सेंसर मूवर्ड ऑब्जर्वेटरी इंड आर्क की स्थापना की गई। इसके बाद वर्ष 2016 में स्वालबर्ड के न्यू एल्सुंड में ग्रुवेब डेट लैब की स्थापना की गई। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एक संसदीय समिति ने रिपोर्ट पेश करके ये बताया है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग निष्क्रिय हो चुका है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 4 वर्षों में एनसीएसटी ने संसद को एक भी रिपोर्ट नहीं सौंपी है। एनसीएसटी की कई अन्य रिपोर्ट्स लंबित हैं। इनमें शामिल है जनजातीय आबादी पर इंदिरा सागर पोलावरम परियोजना के प्रभाव का अध्ययन और राउरकेला इस्पात संयंत्र की वजह से विस्थापित जनजातीय लोगों के पुनर्स्थापन और पुनर्वास पर एक विशेष रिपोर्ट। इस समिति ने कई प्रमुख टिप्पणियां की हैं, जैसे कि कार्यबल की कमी। जनजातीय कार्य मंत्रालय के मुताबिक आवेदकों की कमी की वजह से एनसीएसटी में भर्ती प्रक्रिया बाधित हो गई है। ऐसा इसलिए भी हुआ है क्योंकि पात्रता के मानदंडों का निर्धारण उच्च है
वित्त वर्ष 2021-22 में जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए बजटीय आवंटन 7,084.07 करोड़ रुपए से घटाकर 6,126.46 करोड़ रुपए कर दिया गया। ऐसा संशोधित अनुमान चरण के दौरान किया गया। आपको बता दें कि जनजातीय कार्य मंत्रालय वित्त वर्ष 2020-21 में संशोधित अनुमान के समय आवंटित राशि को पूरी तरह से खर्च नहीं कर पाया था। मंत्रालय ने राज्य सरकारों के लिए जो राशि जारी की थी उसका भी पूरा उपयोग नहीं हो पाया था। इसलिए समिति ने कुछ सिफारिशें भी की हैं, जैसे कि आयोग के लिए बजटीय आवंटन की समीक्षा करने की जरूरत है ताकि धन की कमी की वजह से इसका कामकाज बाधित न हो। दूसरा है, आवंटित धन के पूर्ण उपयोग के लिए राज्यों और कार्यान्वयन एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय की जरूरत है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी NCST की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन करके की गई थी। 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से एक नया अनुच्छेद 338A जोड़कर इसकी स्थापना की गई थी। इस आयोग का कार्य है संविधान के तहत या अन्य कानूनों के तहत सरकारी आदेश के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित मामलों की जांच और निगरानी करना। इसके अलावा अनुसूचित जातियों के अधिकारों और सुरक्षा से संबंधित विशिष्ट शिकायतों की जांच करना, अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास से संबंधित योजना निर्माण प्रक्रिया में भाग लेना और सलाह देना और उनकी प्रगति का मूल्यांकन करना, अनुसूचित जनजातियों के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों को पूरा करना, राष्ट्रपति संसद द्वारा बनाए गए कानून के प्रावधान के अधीन रहते हुए और नियम बनाकर आयोग को ऐसे कार्य सौंपता है। NCST को दीवानी अदालत यानी सिविल कोर्ट की सभी शक्तियां दी गई हैं। आयोग इस शक्ति का प्रयोग अनुसूचित जनजातियों को अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित करने से संबंधित किसी भी मामले की जांच करते समय करता है। अगली खबर सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना से संबंधित है। एक अध्ययन में ये पाया गया है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने वायु प्रदूषण से होने वाली मौत के मामलों में 13% की कमी की है। उज्ज्वला कार्यक्रम के एक स्वतंत्र प्रभाव आकलन से कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के चलते वर्ष 2019 में कम से कम 1.8 मिलियन टन PM 2.5 उत्सर्जन में कमी आई है। जब ये योजना नहीं थी तो घरेलू खाना बनाने के लिए बायोमास को जलाया जाता था, जो बाहरी वायु प्रदूषण में 30 से 40% का योगदान कर सकता था। इसके अलावा इस योजना की वजह से वर्ष 2019 में 1.5 लाख से अधिक लोगों की जान भी बची है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को वर्ष 2016 में आरंभ किया गया था। इसे उन ग्रामीण और वंचित परिवारों को LPG कनेक्शन प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया था जो कि खाना बनाने के लिए लकड़ी, गोबर के उपले या कोयले जैसे पारंपरिक ईंधन का उपयोग कर रहे थे। इसका उद्देश्य आंतरिक वायु प्रदूषण के कारण समय से पहले होने वाली मौतों को कम करना है। उज्ज्वला 2.0 को वर्ष 2021 में आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य उन कम आय वाले परिवारों को डिपॉजिट फ्री LPG कनेक्शन प्रदान करना है जिन्हें इस योजना के पहले चरण के तहत शामिल नहीं किया गया था। आंतरिक वायु प्रदूषण यानी घरों के भीतर वायु का रासायनिक, जैविक और भौतिक प्रदूषण। इंडोर प्रदूषकों की वजह से होने वाले घरेलू वायु प्रदूषण पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की फैक्ट शीट के मुताबिक इसके चलते सालाना 38 लाख लोगों की समय से पहले मौत हो जाती है। आपको बता दें कि इंडोर प्रदूषक हैं नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाष्पशील और अर्धवाष्पशील कार्बनिक यौगिक, कणकीय पदार्थ यानी पार्टिकुलेट मैटर, रेडॉन और सूक्ष्म जीव आदि। घरों के भीतर मौजूद प्रदूषण से स्ट्रोक, इस्केमिक हृदय रोग, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, लंग कैंसर आदि का खतरा बढ़ जाता है। इंडोर वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जैसे कि उन्नत चूल्हा अभियान, राष्ट्रीय बायोमास कुकर स्टोव पहल, सोलर कुकर को बढ़ावा, नीरधुर नामक खाना पकाने वाला स्टोव आदि। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए पात्रता मानदंडों की बात करें तो एक गरीब परिवार की ऐसी वयस्क महिला जिसके घर में LPG कनेक्शन नहीं है उज्ज्वला 2.0 के तहत पात्र होगी। हालांकि लाभार्थियों को इनमें से किसी भी श्रेणी से संबंधित नहीं होना चाहिए, जैसे कि SC या ST परिवार से संबंधित लाभार्थी, प्रधानमंत्री आवास योजना और अंत्योदय अन्न योजना के तहत आने वाले लाभार्थी, वनवासी समुदाय या अति पिछड़े वर्गों के लाभार्थी, चाय बागान में काम करने वाले जनजातीय समुदाय से जुड़े लाभार्थी, नदी द्वीपों में रहने वाले वंचित समुदाय के लाभार्थी आदि। इसके अलावा आवेदक को सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के तहत वंचन श्रेणी में शामिल होना चाहिए और यदि गरीब परिवार की कोई वयस्क महिला इन दोनों श्रेणियों में नहीं आती है तो वो गरीब परिवार के अंतर्गत लाभार्थी होने का दावा कर सकती है। इसके लिए उसे 14 बिंदुओं वाला एक घोषणा पत्र जमा कराना होगा।
अगली खबर आपदा प्रबंधन से संबंधित है। पंचायती राज मंत्रालय की आपदा प्रबंधन योजना जारी की गई। आपदा प्रबंधन योजना के मुख्य उद्देश्यों की बात करें तो ये पंचायतों के बीच जमीनी स्तर पर आपदा लचीलापन विकसित करेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन उपायों को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ जोड़ने के लिए एक रूपरेखा स्थापित करना इसका उद्देश्य है। इसके अलावा समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन योजनाओं की परिकल्पना, योजना और कार्यान्वयन के लिए समन्वय स्थापित करना। आपदा प्रबंधन योजना पंचायती राज मंत्रालय की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो ये प्रत्येक भारतीय गांव में एक ग्राम आपदा प्रबंधन योजना और प्रत्येक पंचायत की अपनी आपदा प्रबंधन योजना होगी। इसमें आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति 2009 और NDMA द्वारा जारी दिशा निर्देशों को शामिल किया गया है। साथ ही इसमें कई नवाचार भी शामिल हैं। पंचायती राज संस्थाओं, निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायतों के पदाधिकारियों आदि सहित सभी हितधारक योजना के नियोजन, कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन में भाग लेंगे। आपको बता दें कि आपदा प्रबंधन में स्थानीय सरकार और समुदाय का काफी महत्व होता है। स्थानीय ज्ञान और संसाधनों का उपयोग करके और इनके आधार पर स्थानीय लोगों की क्षमता में सुधार करके आपदाओं के प्रभाव को कम किया जा सकता है। पंचायती राज संस्थाएं आपदाओं के विरुद्ध लोगों की प्रतिक्रिया को बेहतर करने में सहायक हो सकती हैं। ये संस्थाएं ग्रामीण स्तरीय आपदा प्रतिक्रिया समितियों और बचाव दल का गठन करके पूर्व चेतावनी प्रणाली और आजीविका के अलग अलग स्रोतों की व्यवस्था करके इसमें मदद कर सकती हैं। कई स्तरों पर आपदा प्रबंधन के संगठनात्मक ढांचे की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय स्तर की। इसमें प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन पर मंत्रिमंडलीय समिति और सुरक्षा पर मंत्रिमंडलीय समिति होती है। उच्च स्तरीय समिति है राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल है। वहीं राज्य स्तर पर देखें तो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, राज्य कार्यकारी समिति है, राज्य सलाहकार समिति है और आपदा प्रबंधन केंद्र है। इसके अलावा जिला स्तर पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिला संकट प्रबंधन समूह और जिला आपदा प्रबंधन समिति और टास्क फोर्स है। केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि फिल्म उद्योग को भी पोश अधिनियम लागू करना चाहिए। केरल हाईकोर्ट ने फिल्म उद्योग से जुड़े संगठनों से महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामलों से निपटने के लिए एक संयुक्त समिति के गठन के लिए उपाय करने के लिए कहा है। ऐसे उपाय कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 के अनुरूप होने चाहिए। आमतौर पर इसे पोश अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। इस कानून को वास्तविक तौर पर कार्यस्थल पर महिलाओं के खिलाफ होने वाले यौन उत्पीड़न के कृत्यों को रोकने, उन्हें प्रतिबंधित करने और उनसे निपटने के लिए पारित किया गया है। इसे कार्यस्थलों को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से भी पारित किया गया था। इस कानून की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो ये महिलाओं को उनके कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाने का प्रयास करता है। ये कानून कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को परिभाषित करता है और शिकायतों के निवारण के लिए एक तंत्र की व्यवस्था करता है। इसमें पीड़ित महिला की परिभाषा बहुत व्यापक है। इसके अंतर्गत सभी महिलाओं को शामिल करते हुए उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई है। आपको बता दें कि इस कानून में महिलाओं को उनकी आयु या रोजगार की स्थिति से बाउंड नहीं किया गया है। ये संगठित या संगठित क्षेत्रों में कार्यरत, सार्वजनिक या निजी रोजगार से जुड़ी और क्लाइंट, ग्राहक या घरेलू कामगार सहित सभी महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करता है। इस कानून के अनुसार 10 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक निजी या सार्वजनिक संगठन में एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना अनिवार्य है। इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी को समन जारी करने, खोज कार्यों, दस्तावेजों को प्रस्तुत करने आदि के लिए एक दीवानी अदालत की शक्तियां दी गई हैं। ये दिशा निर्देश विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्यवाद में वर्ष 1997 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तैयार किए गए थे। इससे निजी या सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के लिए यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निवारण के लिए एक तंत्र स्थापित करना अनिवार्य हो गया। ये दिशा निर्देश कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं। ये यौन उत्पीड़न को परिभाषित करते हैं। इनके अंतर्गत संस्थानों पर 3 प्रमुख दायित्व लागू किए गए हैं: निषेध, रोकथाम और निवारण। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि संस्थानों को एक शिकायत समिति का गठन करना होगा जो कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामलों को देखेंगी। और वर्ष 2013 के पॉश अधिनियम ने इन दिशा निर्देशों का और विस्तार किया है। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों की। इस्लामिक सहयोग संगठन। इस्लामिक सहयोग संगठन की विदेश मंत्री स्तरीय बैठक इस्लामाबाद में प्रस्तावित है। इस बैठक में शामिल होने के लिए OIC ने हुर्रियत प्रमुख को भी आमंत्रित किया है। यही कारण है कि भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन की आलोचना की है।
ये संगठन संयुक्त राष्ट्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है। ये मुस्लिम जगत के हितों की सुरक्षा और इसके लिए रक्षोपाय करने का प्रयास करता है। इसके लिए OIC विश्व के विभिन्न लोगों के बीच अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। विश्व के 57 देश इसके सदस्य हैं। OIC का मुख्यालय सऊदी अरब के जिद्दा में है। भारत इसका सदस्य नहीं है। जैविक और विषाक्त हथियार अभिसमय। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने BTWC का समर्थन करते हुए कहा कि इसे अक्षरशः लागू किया जाए। BTWC पहली ऐसी बहुपक्षीय संधि है जिसमें स्पष्ट रूप से सामूहिक विनाश के हथियारों की एक पूरी श्रेणी को प्रतिबंधित किया गया है। ये संधि जैविक एजेंट्स और विभिन्न प्रकार और मात्रा के विषाक्त पदार्थों के विकास, भंडारण, उत्पादन या हस्तांतरण को प्रतिबंधित करती है। ये ऐसे एजेंट्स या पदार्थ हैं जिनका सुरक्षात्मक या शांतिपूर्ण उपयोग के लिए कोई औचित्य नहीं है। इसमें 183 सदस्य हैं। ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने ऐतिहासिक जहाज निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किए। DCI और कोचीन शिपयार्ड ने भारत के पहले घरेलू रूप से विनिर्मित और उच्च क्षमता वाले ड्रेजर के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये कार्गो की लॉजिस्टिक्स लागत में कटौती करने में मदद करेगा। DCI ड्रेजिंग के क्षेत्र में एक अग्रणी संगठन है। ये बड़े बंदरगाहों, छोटे बंदरगाहों, भारतीय नौसेना आदि के लिए ड्रेजिंग और सहायक सेवाएं प्रदान करता है। ड्रेजिंग नदी निकायों से गाद निकालने या तटों या तल से मिट्टी, कीचड़ और अपशिष्ट को हटाने की प्रक्रिया है। वर्तमान में हमारी ड्रेजिंग आवश्यकता का 70% हिस्सा मेंटेनेंस ड्रेजिंग वाले जल निकायों को बनाए रखने पर खर्च हो जाता है। शेष हिस्सा कैपिटल ड्रेजिंग यानी नई परियोजनाओं के लिए गाद निकालने पर खर्च होता है। विश्व व्यापार संगठन का बाली अंतरिम पीस क्लॉज। संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्ष 2021 में भारत के उच्च चावल निर्यात पर प्रश्न चिन्ह सीमा को पार करने के लिए बाली इंटरिम पीस क्लॉज का दुरुपयोग किया है। WTO का यह पीस क्लॉज एक विकासशील देश के अनाज खरीद कार्यक्रमों को सब्सिडी की सीमा का उल्लंघन करने की स्थिति में WTO के दूसरे सदस्य देशों से कार्रवाई के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। पीस क्लॉज को बाली मंत्रिय स्तरीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। पीस क्लॉज के तहत विकासशील देश अपने किसानों को WTO द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक सब्सिडी प्रदान करते हैं। ऐसे में निर्धारित सीमा से अधिक सब्सिडी देने पर WTO के कृषि समझौते के तहत विकासशील देश को किसी भी विवाद में नहीं घसीटा जा सकता है। भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण। हाल ही में भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण का 10वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया। LPAI गृह मंत्रालय के सीमा प्रबंधन विभाग के तहत एक वैधानिक निकाय है। इसे भारत की सीमाओं पर भूमि बंदरगाहों के निर्माण और कार्गो एवं यात्रियों की निर्बाध और कुशल आवाजाही की सुविधा के लिए अत्याधुनिक बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने का कार्य सौंपा गया है। इसका समग्र उद्देश्य परिवहन समय और व्यापारिक लेन देन की लागत को कम करना है। इसके उद्देश्यों में क्षेत्रीय व्यापार और लोगों के बीच आपसी संपर्क को बढ़ावा देना और सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं को अपनाना भी शामिल है। UPI लाइट। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने UPI लाइट नामक एक नई UPI सेवा शुरू की है। ये सुविधा वॉलेट में डाले गए पैसे के माध्यम से बिना इंटरनेट कनेक्शन के और तीव्रता से रियल टाइम में छोटे मूल्य के भुगतान की सुविधा प्रदान करती है। UPI लाइट में भुगतान की ऊपरी सीमा 200 रुपए है। UPI लाइट बैलेंस की कुल सीमा 2000 रुपए है। इससे QR कोड आधारित भुगतान भी संभव है। वर्तमान में 123 पे या USSD आधारित भुगतान विधियों से QR कोड आधारित भुगतान संभव नहीं है। कार्बोफ्यूरॉन। हाल ही में असम में 95 से अधिक हिमालयी ग्रिफॉन गिद्धों और एक स्टेपी ईगल की मौत का मामला सामने आया है। इसके लिए कार्बोफ्यूरॉन के कारण हुई कीटनाशक विषाक्तता को जिम्मेदार ठहराया गया है। हिमालयी ग्रिफॉन गिद्धों का पर्यावास है पश्चिमी चीन, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, भारत, नेपाल और भूटान, मध्य चीन और मंगोलिया। कार्बोफ्यूरॉन एक कीटनाशक है। इसका उपयोग व्यापक रूप से विभिन्न कृषि फसलों पर कीड़ों और नेमाटोड को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। कृषि और गैर कृषि उद्देश्यों के लिए इसका व्यापक उपयोग पर्यावरण प्रदूषण और मानव स्वास्थ्य के मुद्दों के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार रहा है। ग्रीन ट्रायंगल। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में मेडागास्कर की राजधानी एंटानानारिवो में महात्मा गांधी के नाम पर एक ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया गया। इस पट्टिका में ग्रीन या हरा शब्द सतत विकास और पर्यावरण को बचाने के लिए गांधी जी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
ये उपभोक्तावाद को कम करने, प्रकृति का सम्मान करने और सतत विकास के लक्ष्यों के मामले में गांधी जी के दृष्टिकोण और दर्शन को उजागर करता है। ये शांति और अहिंसा के उनके मूल्यों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने में मदद करेगा। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। राहुल सांकृत्यायन। बिहार सरकार नालंदा और विक्रमशिला में मौजूद सैकड़ों मूल बौद्ध पांडुलिपियों का अनुवाद और प्रकाशन करने की प्रक्रिया में है। जब बख्तियार खिलजी की सेना ने 12वीं और 13वीं शताब्दी के दौरान बिहार के प्राचीन विश्वविद्यालयों को जलाने का प्रयास किया था, तब इन पांडुलिपियों को वहां से हटा दिया गया था। बाद में राहुल सांकृत्यायन द्वारा इन्हें तिब्बत से भारत वापस लाया गया था। राहुल सांकृत्यायन एक यात्री और साहित्यकार थे। उन्हें महापंडित यानी महान विद्वान कहा जाता था, क्योंकि वो लगभग 30 भाषाओं को जानते थे। हालांकि उनकी अधिकांश रचनाएं हिंदी में हैं। उन्होंने मध्य एशिया का इतिहास, वोल्गा से गंगा और संस्कृत में तिब्बती भाषा के एक व्याकरण और वर्णों की रचना की। उन्होंने धर्म कीर्ति, असंग और सुबंधु जैसे बौद्ध तर्कशास्त्रियों की दार्शनिक रचनाओं के संरक्षण और पुनर्निर्माण में अग्रणी योगदान दिया। उनकी यात्राओं ने उन्हें यात्रा वृतांत लिखने के लिए प्रेरित किया। उन्हें हिंदी यात्रा साहित्य का जनक माना जाता है। राहुल सांकृत्यायन मानवतावादी औपनिवेशिक विरोधी राजनीतिक कार्यकर्ता थे। उन्हें साहित्य अकादमी से वर्ष 1958 में और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए। और अगर आपको हमारा कंटेंट और खबरें पसंद आ रही हैं, तो इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।